सभी को नमस्कार दोस्तों। आज अपने सॉल्व करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन है अपने पास, उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा और कितने आते हैं आप भी साथ साथ सॉल्व करिएगा, है ना। क्योंकि मेन क्वेश्चन प्रैक्टिस जब तक नहीं होगी तब तक अपनी तैयारी का पता नहीं लगेगा कितनी तैयारी हो चुकी है। इसलिए सभी बच्चों को क्वेश्चन करना बहुत ही जरूरी होता है। तो अब सभी आप देखेंगे अपने पास क्वेश्चन है और सभी सॉल्व करेंगे और आंसर भी देंगे। ठीक है, तो अब देखें अपने पास पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो अपने पास अब पहला क्वेश्चन है कि पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ, अपने पास है पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज विदाउट हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू पायरुविक एसिड इज नोन एज। देखो अब अपने पास है कि पायरुविक एसिड में ऑक्सीजन की मदद से, ऑक्सीजन की बिना मदद, है ना, बिना मदद से ग्लूकोज के आंशिक ऑक्सीकरण के रूप में जाना जाता है। मतलब कि अपने पास ग्लूकोज है, क्या है, ग्लूकोज, और ग्लूकोज का करेंगे अपने पार्शियल ऑक्सीडेशन, पार्शियल ऑक्सीडेशन यानी कि अपने करेंगे आंशिक ऑक्सीकरण करेंगे, तो अपने पास पायरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल बनते हैं, पायरुविक अम्ल के दो मॉलिक्यूल बनते हैं। इसे अपने ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, अब अपने पास कुछ ग्लाइकोलाइसिस की कुछ बातें हैं, वो सब के सब ध्यान में रखने हैं। ये मैंने कहा ग्लाइकोलाइसिस है। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस है। पहली बात आपको ध्यान में रखना है कि ग्लाइकोलाइसिस सभी सजीवों में पाया जाता है, सभी सजीवों में पाया जाता है, चाहे वो एरोबिक श्वसन करता हो चाहे वो एनएरोबिक श्वसन करता हो। जिस किसी ऑर्गेनिज्म ने भी कह दिया कि मैं तो लिविंग हूं यानी कि सजीव हूं, समझ लेना कि उसमें एनर्जी प्रोडक्शन का एक मेथड है वो ग्लाइकोलाइसिस, उसमें वह पक्का होगा। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस में कुल 10 स्टेप होते हैं, 10 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, 10 स्टेप होते हैं। और ध्यान दें ग्लाइकोलाइसिस में CO2 नहीं निकलती है, नहीं निकलती है। इसके साथ साथ आपसे पूछे कि ग्लाइकोलाइसिस में कुल उत्पाद क्या है, नेट प्रोडक्ट क्या है, कुल उत्पाद अपने पास है 2 ATP प्लस 2 NADH बनता है। नेट प्रोडक्शन के बारे में पूछे तो ग्लाइकोलाइसिस का, तो आप बताओगे 2 ATP और 2 NADH। और अंतिम उत्पाद पूछे कि ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज के पार्शियल ऑक्सीडेशन से अंतिम उत्पाद क्या बनता है, तो आप बताओगे पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। इस बात को आप ध्यान रखोगे कि पायरुविक अम्ल के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। ठीक है, अब देखिए और ऑप्शन देखिए अपने पास क्या है। एक मेरे पास क्रेब साइकिल है, इस पहले का पहला हो गया है क्रेब साइकिल है। क्रेब चक्कर की खोज क्रेब्स हेंस ने की थी, जिसमें टोटल 8 रिएक्शन है। कितनी है? 8 रिएक्शन है। और ETS है, ETS माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पर होता है। ठीक है, इसका मतलब अपने पास आंसर कौन सा हो जाएगा? ग्लाइकोलाइसिस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन है। अब देखो कहा गया है कि द स्कीम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज गिवन बाय, कि ग्लाइकोलाइसिस जो स्कीम है, प्रक्रिया है, वो किसने दिया था। तो अब देखो ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लाइकोलाइसिस को EMP पाथवे भी कहते हैं, EMP पाथवे भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि 3 साइंटिस्ट थे अपने पास, एक था इम्बेडन था, दूसरा मेयरहोफ था, ठीक है, और 3 नंबर पारानास 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने ग्लाइकोलाइसिस की खोज की थी। इसने क्या किया था? ग्लाइकोलाइसिस की खोज किया था। ठीक है, इसका मतलब अपने पास इम्बेडन साइंटिस्ट, मेयरहोफ साइंटिस्ट है और 3 नंबर पारानास साइंटिस्ट है। इन तीनों ने ग्लाइकोलाइसिस की डिस्कवरी किया था। इसका मतलब इसका आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा? 4th नंबर हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, इसके साथ साथ आपको ध्यान में रखना है कि ग्लाइकोलाइसिस एक रेखीय प्रक्रम है। क्या सा प्रक्रम है बच्चों? रेखीय प्रक्रम है, जिसमें टोटल 10 स्टेप है, जिसमें तो टोटल 10 स्टेप है। और इसमें दो जगह पर एटीपी का उत्पादन किया जाता है, उत्पादन होता है। ग्लाइकोलाइसिस में 7वां स्टेप और लास्ट यानी कि 10वां स्टेप में एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। और ये 2 साइड कौन सी है? एक तो 7वां स्टेप है, एक 10वां स्टेप है। यहां पर इन दोनों स्टेप में 2-2 ATP का प्रोडक्शन किया जाता है। तो आप ध्यान रखोगे कि ग्लाइकोलाइसिस सभी सजीवों में होता है,
ठीक है, इसकी लोकेशन साइटोप्लाज्म है। टोटल 10 स्टेप है, 10 के 10 स्टेप एंजाइम के द्वारा कंट्रोल होते हैं। खोज करने वाले 3 साइंटिस्ट है EMP यानी कि एम्बेडेड मेरोप और परनास है। ग्लाइकोलाइसिस एक रेखीय प्रक्रम है जिसमें 10 स्टेप है। ध्यान दे, ग्लाइकोलाइसिस के पहले और तीसरे स्टेप में तो एनर्जी लगती है, यानी कि अपने पास ध्यान दें, ठीक है, पहले और तीसरे स्टेप में तो एनर्जी कंज्यूम होती है। ये मैंने कहा ग्लूकोज है, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है जिसका पार्शियल ऑक्सीडेशन करेंगे, ठीक है। अब ये अपने पास पहला स्टेप है जिसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ग्लूकोज आगे फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट आगे कन्वर्ट होगा। फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अपने पास पहला स्टेप है, यहां पर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है हेक्सोकाइनेज। यहां पर एक एंजाइम है जिसका नाम है हेक्सोकाइनेज और यहाँ एंजाइम उत्प्रेरित होता है मैग्नीशियम आयन की सहायता से, ठीक है। एक ये पहला स्टेप और ये अपने पास तीसरा स्टेप है। ये अपने पास कौन सा स्टेप हो गया? तीसरा स्टेप हो गया, यानी कि यहाँ पर ATP यूज हो जाएगी और ATP यूज होगी तो किस में कन्वर्ट होगी? ATP कन्वर्ट हो जाएगी ADP में। इसी प्रकार से यहाँ पर भी ATP कन्वर्ट हो जाएगी ADP में। इस बात को आपको याद रखना है कि पहला स्टेप और तीसरे स्टेप में तो एनर्जी कंज्यूम होती है और 7वें और 10वें स्टेप में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अपने पास कुल मिलाकर ग्लाइकोलाइसिस में 2 ATP का खर्चा आता है, 2 ATP का खर्चा आता है, ठीक है। और अपने बोलते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस में नेट प्रोडक्ट कितना बनता है, नेट प्रोडक्शन क्या है अपने पास। नेट प्रोडक्शन की बात करते हैं तो देखो, मैंने कहा 7वें स्टेप में 2 ATP और 10वें स्टेप में 2 ATP, कुल ATP कितना हो गया? 4 ATP हो जाता है। बट उस 4 ATP में 2 ATP का खर्चा भी तो आता है, पहले स्टेप का और तीसरे स्टेप का, और इस प्रकार से लास्ट में अपने पास कितना बचता है? 2 ATP बचता है और 2 ही NADH बचता है, ठीक है। और अंतिम उत्पाद के रूप में 2 अणु बनते हैं पायरुविक एसिड के, 2 अणु बनते हैं पायरुविक एसिड के, ठीक है। इतना अपने को ध्यान में रखना है। अब अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इतना बातें आपको ध्यान में रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ग्लाइकोलाइसिस, यानी कि आपका क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लाइकोलाइसिस के बारे में सत्य कथन को चूज करना है, ठीक है। अब पहला देखो स्टेटमेंट, इट इज ए ग्लाइकोलाइसिस कॉमन पाथवे ऑफ एरोबिक, एरोबिक का मतलब वायवीय जीव, वायवीय कोई जीव है उनका बोल रहा है, एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन है, ठीक है, कि कॉमन पाथवे और एरोबिक एंड एनएरोबिक जीवों का। बिल्कुल सही बात है। मैंने अभी कहा था कि ग्लाइकोलाइसिस सभी सजीवों में पाया जाता है, चाहे वो एरोबिक हो यानी कि वायवीय हो, चाहे वो अवायवीय हो, सभी सजीवों में पाया जाता है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस में, ग्लाइकोलाइसिस क्या होगा? ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है, आंशिक ऑक्सीकरण होता है। याद रखें इस बात को, ऑक्सीकरण होता है ना कि ऑक्सीडेशन। इट इज अकर इन साइटोप्लाज्म, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? यह सभी सजीवों के साइटोप्लाज्म में होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट है या फिर यूकैरियोट है, सभी सजीवों की कोशिका के साइटोप्लाज्म में होगा, ठीक है। और 3 नंबर है कि O2 इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ग्लाइकोलाइसिस के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और ग्लाइकोलाइसिस के लिए ना ही CO2 का उत्पादन होता है। ग्लाइकोलाइसिस में CO2 का उत्पादन नहीं होता है, इस बात को भी ध्यान रखना है। देखो CO2 की बात आई है तो एक तो अपने पास ग्लाइकोलाइसिस है जिसमें CO2 का उत्पादन नहीं होता है, दूसरा अपने पास है लैक्टिक फर्मेंटेशन है जिसमें CO2 का उत्पादन नहीं होता है। बाकी आपसे कोई भी पूछे तो उन सब में CO2 बनेगी, जैसे कि मैंने कहा एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, उसमें CO2 बनेगी, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं कहता हूं क्रेब साइकिल के बारे में तो हाँ, उसमें भी CO2 बनती है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि ग्लाइकोलाइसिस और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में CO2 नहीं बनती है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना है अपने को, ठीक है। अब अपने पास आगे 4th नंबर क्वेश्चन है, देखें आप, नंबर ऑफ कंट्रोल स्टेप रिक्वायर्ड इन ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस में आवश्यक नियंत्रित चरणों की संख्या बताएं। अभी मैंने कहा कि ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लाइकोलाइसिस कहूं चाहे मैं बोलूं अपने पास EMP पाथवे,
क्योंकि इसकी डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट 3 थे, जिनका नाम एक बार वापिस सुने, एम्बेडन है, मेयरहोफ है, परनास है। ग्लाइकोलाइसिस में कुल 10 स्टेप है। अभी मैंने बताया था कि इसमें कुल कितने स्टेप है, 10 स्टेप है, और 10 स्टेप के लिए अलग अलग एंजाइमों की आवश्यकता रहती है। इसका मतलब एक ये क्या है, अपने पास रेखीय प्रक्रम है। क्या है बच्चों, अपने पास रेखीय प्रक्रम है, रेखीय प्रक्रम है ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, जिसमें कुल 10 स्टेप है और 10 के 10 स्टेप अलग अलग एंजाइम के द्वारा कंट्रोल होते हैं। जिसमें मैंने फर्स्ट एंजाइम बताया था, फर्स्ट एंजाइम अपने पास हेक्सोकाइनेज है, हेक्सोकाइनेज है, ठीक है, जो मैग्नीशियम आयन की सहायता से उत्प्रेरित होता है, कैटलिस्ट होता है, ठीक है। और जब एंजाइम नाम आया है तो यह भी पता रहना चाहिए कि एंजाइम नाम साइंटिस्ट कुहेने ने दिया था, और पहला डिस्कवर्ड एंजाइम भी अपने पास जाइमेज है। 10 स्टेप है, ठीक है, अपने को ध्यान में रखना। और अंतिम उत्पाद के रूप में अपने पास पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं, पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं, ठीक है। कितने अणु, इस बात को आप ध्यान रखें कि ग्लूकोज का 1 अणु था और पायरुविक अम्ल के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि इस पायरुविक अम्ल का आगे क्या भविष्य हो सकता है। अब सुने, मैंने कहा कि ये पायरुविक अम्ल जा सकता है अब आगे माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां जा सकता है ये पायरुविक अम्ल, माइटोकॉन्ड्रिया में जा सकता है, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर लेयर है। आप सब जानते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस होता है। पायरुविक एसिड कहां आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में आएगा, ठीक है। ये पायरुविक अम्ल आ गया, ठीक है। पायरुविक अम्ल कहां आ गया, अब ये माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में आ गया है। अब यहां पर इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिटाइल को एंजाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे कहते हैं अपने लिंक रिएक्शन। क्या कहते हैं, लिंक रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। संयोजक कड़ी कहते हैं, संयोजक कड़ी कहते हैं, लिंक रिएक्शन, संयोजक अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें क्या होगा, पायरुविक अम्ल माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में एसिटाइल के 2 मॉलिक्यूल बनाता है। क्यों भाई 2 क्यों बनाए, क्योंकि पायरुविक अम्ल के भी 2 मॉलिक्यूल होते हैं। अब सुने, एक तो मैंने कहा ये माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में जा सकता है, दूसरा पायरुविक अम्ल अवायवीय श्वसन में जा सकता है, श्वसन में जा सकता है, यानी कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में जा सकता है। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन यानी कि किण्वन में जा सकता है। दूसरा मैंने कहा कि ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में जा सकता है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि पायरुविक अम्ल माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर वहां पर लिंक रिएक्शन चलाएगा। लिंक रिएक्शन में पायरुविक अम्ल के दोनों मॉलिक्यूल एसिटाइल को के 2 मॉलिक्यूल बनाएगा। फिर ये एसिटाइल के 2 मॉलिक्यूल क्रेब चक्कर में जाएंगे। क्या कहां पर जाएंगे, क्रेब चक्कर में जाते हैं। या फिर पायरुविक अम्ल कहां पर जा सकता है, अवायवीय श्वसन में जा सकता है। अवायवीय श्वसन यानी कि एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की बात ध्यान में रखना है कि इसमें CO2 नहीं बनती है, और एक और ऐसा प्रोसेस है जिसमें CO2 नहीं बनती है, वो है अपने पास ग्लाइकोलाइसिस है। बच्चों क्या है, ग्लाइकोलाइसिस है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर मेरे पास 3 हो जाता है। अभी बताया ग्लाइकोलाइसिस एक रेखीय प्रक्रम है जिसमें कुल 10 स्टेप है, और ये 10 के 10 स्टेप अलग अलग एंजाइम के द्वारा नियंत्रित होते हैं, ठीक है बच्चों। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया अपने पास, आंसर नंबर 3 हो गया है, ठीक है। अब अपने पास नेक्स्ट ऑप्शन है, सॉरी क्वेश्चन है। अब देखें, इन प्लांट द एंड प्रोडक्ट, ध्यान दें इस बात को। अब अपने पास पूछा है कि अंतिम उत्पाद क्या है फोटोसिंथेसिस का। इन प्लांट में फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है, ठीक है बच्चों। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे, सभी टिक करेंगे हाँ पादपों में स्टार्च है, क्योंकि स्टार्च क्या होता है पादपों में, संचित हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, संचित हो जाता है, ठीक है। अब एक बात सुने, अपने पास ये 4 ऑप्शन है बच्चों, क्या है, 4 ऑप्शन है। अब देखो क्या होता है पादपों में। अब मैंने कहा ये कोई प्लांट है, ये मैंने कहा कोई प्लांट है, ठीक है, पादप है। इस प्लांट में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा, प्रकाश संश्लेषण होगा और ग्लूकोज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज बनेगा कहां पर बनेगा, लीफ में बनेगा, लीफ में बनेगा, ठीक है। अब क्या होगा, लीफ में बनेगा
ठीक है, यूज करना होगा, यूज कर लिया, प्लांट को भी एनर्जी चाहिए, ठीक है। अब क्या होगा, ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाएगा सुक्रोज में, इसमें किया जाएगा सुक्रोज, और सुक्रोज को इन्वर्ट शुगर भी कहते हैं, इन्वर्ट शुगर भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। इन्वर्ट शुगर किसका नाम है, सुक्रोज का है। अब देखो सुक्रोज में बदला जाएगा ग्लूकोज को, इस सुक्रोज का पादपों में परिवहन होता है, पादपों में परिवहन सुक्रोज का होता है, सुक्रोज यानी कि इन्वर्ट शुगर का होता है, क्योंकि अपने पास ग्लूकोज लीव में बना है। अब ये ग्लूकोज कहाँ लेकर जाना चाहते हैं, अपने रूट में लेकर जाना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर भी फूड की रिक्वायरमेंट है। तो ग्लूकोज को किस में बदलेंगे, सुक्रोज में। पादपों में परिवहन किसका होगा, सुक्रोज का। और प्लांट में भोजन संचित किसका होगा, भोजन संचित किस रूप में होगा, ये होता है अपने पास स्टार्च के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, स्टार्च के रूप में होता है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे सेल्यूलोज, नहीं, प्लांट की सेल वॉल, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की, जो मेन कंपोनेंट है। इसके साथ साथ प्लांट की सेल वॉल में हेमीसेल्यूलोज हो सकता है। क्या हो सकता है बच्चों, हेमीसेल्यूलोज प्लस पेक्टिन हो सकता है। क्या हो सकता है, पेक्टिन हो सकता है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखना है कि प्लांट में ग्लूकोज बनेगा। डायग्राम से समझें आप, मैंने कहा ये अपने पास कोई प्लांट है, क्या है, प्लांट है, ये लीफ होगी। अब ये लीफ है अपने पास, लीफ में फोटोसिंथेसिस चलेगा और क्या बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा, ग्लूकोज बनेगा। अब मैंने कहा ये रूट है, अब रूट को भी क्या चाहिए, भोजन चाहिए। भोजन कहाँ बना है, लीफ में बना है। तो अब अपने को भोजन कहाँ लाना है, अपने को रूट में लाना है। रूट में लाना है तो इसका क्या होगा, परिवहन करेंगे। परिवहन ग्लूकोज का नहीं होता, परिवहन ट्रांसपोर्ट होता है इन्वर्ट शुगर यानी कि सुक्रोज का होता है बच्चों। किसका होता है, सुक्रोज यानी कि इन्वर्ट शुगर होता है, ठीक है। अब ये शुगर कहाँ गई, रूट में आ गई। और पादपों में भोजन संचित किस फॉर्म में होगा, अब भोजन संचित रूट में, कहाँ, किस फॉर्म में, ये होता है अपने पास स्टार्च के रूप में होता है। किसकी फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में होता है। इसका मतलब अपने पास आंसर नंबर 1 हो गया है, ठीक है। अब देखो 2 नंबर स्टार्च है। स्टार्च पादपों में क्या होता है, संचित होता है। ग्लाइकोजन भी एक तरह का भोजन है, और ग्लाइकोजन किसका संचित भोजन, यह होता है फंजाई का। किसका होता है बच्चों, फंजाई यानी कि कवक है। कवकों में संचित भोजन क्या है, ग्लाइकोजन है। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। काइटिन किसका बहुलक है, बहुलक है, ये बहुलक है नाग का, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन का बहुलक है। इतनी बातें आपको याद में रखनी है, ठीक है। ग्लाइकोजन देखो अपने भी है, अपनों में भी फूड का स्टोरेज है, संचित भोजन ग्लाइकोजन का फॉर्म में होता है। तो मैं ये भी तो कह सकता हूं ना कि प्राणियों में संचित भोजन ग्लाइकोजन है, फंजाई में भी ग्लाइकोजन है। फंजाई की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, और काइटिन किसका पॉलीमर है, नाग यानी कि एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन का बहुलक है। इतनी बातें आपको याद में रखनी है। अब अपने पास इसका आंसर हो गया 1 नंबर यानी कि सुक्रोज हो गया है। अब आगे की ओर अपने पास न्यू क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो, अब यहां पे लिखा है कि एक ग्लूकोज का अणु ग्लाइकोलाइसिस करने पर, है ना, मैंने शुरू में बताया कि ग्लाइकोलाइसिस में 10 स्टेप होते हैं, जिसमें ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल का क्या होगा, पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है। ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है, इसका क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस में आंशिक ऑक्सीकरण होगा, पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होगा, है ना। इसे ही मैं क्या कहता हूं, इसे ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। और ग्लाइकोलाइसिस सभी सजीवों के साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका के साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। आंशिक ऑक्सीडेशन होगा, जिसके तहत 2 मॉलिक्यूल बनेंगे पायरुविक एसिड के, पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, ठीक है। इस बात को आप याद रखोगे कि ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद है, पायरुविक अम्ल क्या है, अपने पास ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद है। तो अब देखो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, हाँ बिल्कुल सही बात है ना, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड है। अब ये पायरुविक एसिड आगे कहाँ जाएगा, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में जाएगा, मैट्रिक्स ऑफ
माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा। वहां पर इससे क्या चलेगी, वहां पर इससे लिंक रिएक्शन चलेगी और ये पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल एसिटाइल के 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। इतनी बातें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब अपने पास 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट है। अब आगे की ओर देख, अब 7 नंबर क्वेश्चन है कि अपने पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज यील्डिंग प्रोसेस है, मतलब कि ग्लाइकोलाइसिस में कौन सी प्रोसेस है जो एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। अभी मैंने पीछे आपको बताया था कि ग्लाइकोलाइसिस था, अपने पास क्या था, ग्लाइकोलाइसिस था। उसका मैंने बताया था, ये लिखा ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस, और ग्लाइकोलाइसिस में टोटल 10 स्टेप है। कितना है बच्चों, टोटल 10 स्टेप है। इसमें कुल 10 स्टेप है, 10 पद है, ठीक है। और 2 स्टेप में क्या होगी, एनर्जी यानी कि ऊर्जा का यूज होगा, ठीक है। और 2 स्टेप में क्या होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगी, 2 स्टेप में एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ठीक है, प्रोड्यूस। अब 2 स्टेप कौन कौन से हैं, अभी मैंने बताया था, एक तो 7वां स्टेप और एक अपने पास लास्ट स्टेप यानी कि 10वां स्टेप है। इन दोनों स्टेप में एनर्जी प्रोड्यूस होगी। इन दोनों स्टेप में 2 एटीपी का प्रोडक्शन होगा, 2 एटीपी यहां बनेगी और 2 ही एटीपी 10वें स्टेप में बनेगी, ठीक है। अब 10वां स्टेप और अपने पास कौन सा, 7वां स्टेप है, ठीक है। अब देखें अपने पास 7वां स्टेप है कौन सा, 7वां स्टेप होता है 1,3-bis फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड, ग्लिसरिक एसिड है। ये कन्वर्ट होता है अपने पास 3 फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड, ग्लिसरिक एसिड, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि 3 PGA में कन्वर्ट होता है। जब अपने पास ये 1,3-bis फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड 3 PGA में कन्वर्ट होगा तो 2 ATP बन जाती है, 2 ATP बन जाती है, ठीक है। ये 2 ATP है और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ATP में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पर 2 मॉलिक्यूल होते हैं 1,3-bis फॉस्फेट के, ठीक है, और यहां पर 2 मॉलिक्यूल किसके बनेंगे, 3 PGA के बनेंगे। 3 PGA के 2 मॉलिक्यूल बनता है, इसीलिए 2 ATP का फॉर्मेशन होता है। और एक लास्ट स्टेप यानी कि पैप, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, कन्वर्ट हो जाता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, पायरुविक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है, तब भी यहां पर 2 ATP का निर्माण होता है। कुल मिलाकर 4 ATP बन जाती है, बट नेट प्रोडक्ट में बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस के 2 ATP बनती है। इसका मतलब 2 ATP का खर्चा भी तो होता है। ये देखो यहाँ पर खर्चा हुआ है, तो 2 ATP अपने जो खर्चा किया है वो उधारी वापस दे देते हैं और नेट में अपने पास 2 ATP बनती है। इस बात को आप ध्यान रखोगे तो इसका मतलब अपने पास ऑप्शन नंबर इज कौन सा सही हो जाएगा, 3 नंबर। ये देखो ये लिखा है फॉस्फोइनोल पायरुवेट, क्या है, पायरुवेट है, ठीक है। पेप, फॉस्फोइनोल पायरुवेट कन्वर्ट इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक अम्ल, ऑप्शन नंबर 3 इज बिल्कुल सही है, ठीक है। यहां पर एनर्जी बनती है। ये कौन सा स्टेप, लास्ट स्टेप, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस का 10वां स्टेप में एनर्जी बनती है और 7वें स्टेप में भी एनर्जी बनती है। इस बात को आप ध्यान में रखोगे, ठीक है बच्चों। अब आगे अपने की ओर अपना न्यू क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो, हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर लिखा है कि इस poisonous themselves to death when alcohol concentration reach to in alcoholic fermentation, यानी कि अब आपको पता है कि ईस्ट का उपयोग है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में होता है। अगर उस अल्कोहल की कंसंट्रेशन 13% सॉरी कितने परसेंट से ज्यादा हो कि वह उसके लिए टॉक्सिक हो जाती है, आंसर है 13%। कितना है, 13% है। अगर उसकी सांद्रता 13% से ज्यादा हो जाती है तो वहां पर क्या होगा, वह उसके लिए टॉक्सिक हो जाती है, मृत्यु हो सकती है। अब यहां पर लिखा मैंने अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है। अब इसमें ध्यान रखना है कि यह साइटोप्लाज्म में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। और यह प्रोकैरियोट एवं यूकैरियोट है। यहाँ पर ईस्ट क्या है, अपने पास ईस्ट है, इन दोनों में होता है। मतलब कि यह प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट का एग्जांपल है ईस्ट, इन दोनों में क्या होगा, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है,
ठीक है, ईस्ट है। ईस्ट के बारे में याद रखना है कि यह यूकैरियोट है, पहली बात तो। दूसरा मैंने कहा कि यह तंतुमयी है, सॉरी अतंतुमयी है, तंतुमयी है, नॉन फिलामेंटस है। क्या है? नॉन फिलामेंटस है। और एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में 2 एटीपी बनती है और 2 ही CO2 के मॉलिक्यूल बनते हैं। ठीक है, 2 CO2 के अणु बनते हैं और 2 ही एटीपी बनती है। ठीक है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। और कितनी कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल जो ईस्ट के लिए टॉक्सिक हो जाती है वो 13% है, 13% है। अगर अल्कोहल की सांद्रता इससे ज्यादा होगी तो ईस्ट की डेथ हो सकती है। ईस्ट, ध्यान दें, ईस्ट अपने पास यूकैरियोटिक है और नॉन फिलामेंटस है। नॉन फिलामेंटस का मतलब है अतंतुमयी है। कैसा है? अतंतुमयी है। ईस्ट को सैक्रोमाइसिस सेरेविसी भी कहते हैं, बेकर ईस्ट भी कहते हैं, क्योंकि इसके द्वारा ब्रेड प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब अपने पास 9 नंबर क्वेश्चन है जिसमें लिखा है कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन आकर इन। अब देखो भी लिखा है कि लैक्टिक एसिड है जो फर्मेंटेशन है वो किस में होता है। अब मैंने कहा पहला ऑप्शन पढ़े, सम बैक्टीरिया। सम बैक्टीरिया यानी कि यहां पर बोल रहे हैं LAB, लैक्टो एसिड बैक्टीरिया, जो दूध से दही बनाते हैं उनमें किण्वन होता है। बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट क्या हो गया? बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये स्टेटमेंट अपना बिल्कुल सही बात है ना। मसल सेल अंडर एन एरोबिक कंडीशन, अवायवीय स्थिति में मसल्स में लैक्टिक एसिड बन जाता है। बिल्कुल सही बात है। अपने जब जिम जाते हैं, व्यायाम करते हैं तो अपनी जो मसल्स है उनमें पेन होने लगता है ना, ज्यादा काम कर लेते हैं तो क्यों भाई, क्यों हुआ? वहां पर वो ग्लूकोज है वो किस में कन्वर्ट होने लग जाएगा? पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड आगे धीरे धीरे जब ऑक्सीजन का लेवल कम होगा तो वो लैक्टिक एसिड बनाने लगता है, इसीलिए तो अपने मसल्स में पेन होने लगता है। इसका मतलब ये बात भी क्या है? बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर अपने पास कौन सा हो जाएगा? 3rd हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3rd इज बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठीक है, 3rd ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ध्यान में रखना है अपने को कि अपने पास कुछ बैक्टीरिया LAB है, ठीक, लैक्टो एसिड बैक्टीरिया है। और दूसरा मैंने कहा अपनी मसल्स में भी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो सकता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो सकता है। अभी मैंने बताया कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन यानी कि टेशन, किण्वन, ठीक है, इसमें CO2 नहीं बनती है, CO2 नहीं बनती है। कहां पर होगा? साइटोप्लाज्म में होता है। कहां पर होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। इसमें 2 ATP बनती है। कितनी बनती है? 2 ATP। और लैक्टिक एसिड में 7% से कम ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। इस बात को भी ध्यान रखना है, 7% से कम एनर्जी मुक्त होती है। किसमें? लैक्टिक एसिड में 7% से कम एनर्जी मुक्त होती है। CO2 नहीं निकलती है, 2 ATP बनती है। कितना ATP? 2 ATP। और कहां पर होगा है? यह साइटोप्लाज्म में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। इतनी बात आपको ध्यान में रखना है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के बारे में। अब देखो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, हाउ मच परसेंटेज ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड फर्मेंटेशन। अभी मैंने आपको बताया कि एनर्जी अपने पास 7% से कम निकलती है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में 7% से कम एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। इस बात को आपको याद रखना है। और ईस्ट के लिए टॉक्सिसिटी ऑफ अल्कोहल फर्मेंटेशन कितनी है? 13% है, वो भी ध्यान में रखना है। अब देखो अपने पास पता है कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में 670 किलो कैलोरी एनर्जी स्टोर रहती है। बिल्कुल सही बात है। और एक ATP 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी देता है। एक ATP की बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा किण्वन से कितना प्रतिशत ऊर्जा निकलती है? किण्वन चाहे वो लैक्टिक एसिड हो, चाहे कौन सा हो? लैक्टिक एसिड हो, चाहे वो आपका एल्कोहलिक हो, कौन सा हो? एल्कोहलिक हो। इन दोनों में कितनी ATP रिलीज होगी? 2 ATP मुक्त होती है। एल्कोहलिक में तो 2 CO2 के अणु रिलीज होते हैं, बट ध्यान दें लैक्टिक एसिड में CO2 नहीं निकलती है, 2 ATP निकलती है। तो यहां पर एक ATP से 7.3 होती है, तो 2 ATP से लगभग बोल सकता हूं मैं 15
किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होगी, और अपॉन में आपको 670 लगाओगे तो लगभग 2.3 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है। अगर आप इसको परसेंटेज में चेंज करोगे, है ना, इनटू लगाना है यहाँ पर, अब 2.2 कैसे है, इनटू 100, तो अपने पास 2.3 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज हुई है। ये क्या है, 7% से क्या है, कम है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कि किण्वन में 2% से कम एनर्जी, मतलब कि 7% एनर्जी से प्रतिशत से कम एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान में रखना है। किण्वन, किण्वन तो अपने पास दोनों है, लैक्टिक एसिड किण्वन और अल्कोहलिक किण्वन भी है। ठीक है, लैक्टिक एसिड हो चाहे वो अल्कोहलिक किण्वन हो, इनमें 2 एटीपी रिलीज होती है, मुक्त होती है, 2 एटीपी बनती है। ठीक है, अपने पास अल्कोहलिक किण्वन है, इसमें CO2 बनती है, 2 मॉलिक्यूल बनता है। लैक्टिक एसिड और ग्लाइकोलाइसिस में CO2 नॉट प्रोड्यूस, है ना, CO2 नहीं बनती है। अब देखो ऑप्शन नंबर अपने पास क्वेश्चन नंबर 10 का 2 हो जाएगा। आगे की ओर आपके सामने 11 नंबर क्वेश्चन है, देखें आप, विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, रिलेशन शो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, है ना। अब पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सबस्ट्रेट स्तर फॉस्फोरिलेशन है, यानी कि क्रियाधार स्तर फॉस्फोरिलीकरण, फॉस्फोरिलीकरण है। ठीक है बच्चों, इसे शॉर्ट में SLP भी कहते हैं, है ना, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं। इसका मतलब है कि डायरेक्ट एटीपी कितनी बनी है ना, डायरेक्ट एटीपी कितनी बनी है और कहां पर बनती है। अगर आपसे पूछा जाए क्रियाधार स्तर फॉस्फोरिलीकरण, फॉस्फोरिलीकरण का मतलब होता है एटीपी का बनना, क्रियाधार स्तर यानी कि डायरेक्ट एटीपी कहां पर बनती है। आपके सामने 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। ठीक है, अपने पास पहला स्टेटमेंट है कि जब सिट्रिक एसिड अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड में कन्वर्ट होता है क्या, तब वो SLP अपने पास स्टेट है। ठीक, दूसरा मैंने कहा कि मैलिक एसिड जब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होता है क्या, तब अपने पास डायरेक्ट एटीपी बनती है। या फिर अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड सक्सिनाइल कोए में कन्वर्ट होता है क्या, तब डायरेक्ट एटीपी बनती है। या फिर सक्सिनाइल कोए कन्वर्ट इनटू सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होगा क्या, तब अपने पास डायरेक्ट एटीपी बनती है। ये बातें हैं क्रेब चक्कर की, किसकी है बच्चों, क्रेब चक्कर की है। ठीक है, अब देखो आप पहले क्रेब चक्कर की कुछ बातें। ठीक है, अब मैंने कहा कि ये अपने पास क्रेब चक्कर है। ठीक है, क्रेब चक्कर को TCA साइकिल भी कहते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, इसे सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल, क्योंकि इसका प्रथम कंपाउंड यौगिक, प्रथम कंपाउंड यानी कि यौगिक सिट्रिक एसिड बनता है, सिट्रिक एसिड बनता है जो कि 6 कार्बन का होता है। इसलिए क्रेब चक्कर को TCA साइकिल या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। इसमें होता क्या है क्रेब चक्कर में, मैंने कहा कि इसमें एसिटाइल CoA का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है। इस बात को ध्यान रखना है। क्रेब चक्कर में टोटल 8 रिएक्शन है। कितनी रिएक्शन है, 8 रिएक्शन, जिसमें से 7 रिएक्शन तो होती है मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। कितनी, कहां पर है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, मैट्रिक्स के मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है, जबकि एक स्टेप यानी कि एक रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर होता है, इनर मेम्ब्रेन पर होता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि क्रेब चक्कर में टोटल 8 रिएक्शन और 7 रिएक्शन तो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में होता है, जबकि एक स्टेप कहां पर होगा, इनर मेम्ब्रेन यानी कि आंतरिक मेम्ब्रेन पर होता है। किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन पर होता है। अब देखो आपको सामने है, मैं क्रेब चक्कर बना के दिखा रहा हूं। ठीक है, आप ध्यान दें, रफली बनाया है। ठीक है, ये मैंने कहा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है, क्या है अपने पास, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है। इसके साथ मिल जाता है एसिटाइल कोए, एसिटाइल कोए एंजाइम मिल जाता है, प्लस इसके साथ जल मिल जाता है। ठीक है, तो ये बना लेते हैं सिट्रिक एसिड। क्या बना लेते हैं बच्चों, सिट्रिक एसिड बना लेते हैं। अब मैंने कहा सिट्रिक एसिड बना है फर्स्ट कंपाउंड ऑफ क्रेब साइकिल। ठीक है, क्रेब साइकिल का प्रथम यौगिक क्या बना है, सिट्रिक एसिड बना है। इसीलिए क्रेब चक्कर को
क्रेब चक्र को सिट्रिक एसिड साइकिल या फिर TCA ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। सिट्रिक एसिड है, ये आगे कन्वर्ट हो जाता है ऑक्जेलो अपने आइसोसिट्रेट, लिखो एक बार, आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है, आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। आगे ऑक्जेलो सक्सिनेट में हो सकता है, पर अपने नहीं लिखेंगे, एक ही बात है, ठीक है। अब अपने पास आगे ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, कीटो ग्लूटेरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड आगे सक्सिनाइल को ए में कन्वर्ट हो जाता है, सक्सिनाइल को ए में कन्वर्ट हो जाता है। सक्सिनाइल को ए आगे सक्सिनेट में हो जाता है, सक्सिनेट में हो जाता है कन्वर्ट। सक्सिनेट आगे फ्यूमरेट में हो जाता है, फ्यूमरेट में कन्वर्ट हो जाता है। फ्यूमरेट आगे मेलेट में कन्वर्ट हो जाता है, और मेलेट आगे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्जेलो सक्सिनेट, सॉरी ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये 4 कार्बन का, 2 कार्बन का अपने पास, ये टोटल मिला के यहाँ पर कितने कार्बन, 6 कार्बन, यहाँ पर भी कितने कार्बन, 6 कार्बन। अब ध्यान दे बच्चे, ध्यान दो, ये मैंने कहा अपने पास अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड है जो आइसोसिट्रेट से बना है, इसमें मैंने कहा 5 कार्बन है। अब देखो मैंने क्या कहा है, यहाँ पर 5 कार्बन है, क्या है, यहाँ पर अपने पास 5 कार्बन है, ठीक है। इसका मतलब 1 कार्बन का लोचा हो गया है। वो कैसे हुआ, ये इसका मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है, वो हुई है CO2 के साथ, यानी कि CO2 रिलीज हो गई है। साथ ही साथ यहाँ पर अपने पास NAD+ क्या हो जाएगा, इसका रिडक्शन हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाता है NADH में कन्वर्ट हो जाता है। अब मैंने कहा कि जब NAD+ का रिडक्शन होकर NADH में कन्वर्ट हो जाता है तो इस लाइन में क्या हुआ होगा, यहां पर क्या हुआ होगा, ऑक्सीडेशन होता है ना। आइसोसिट्रेट का ऑक्सीडेशन होने पर किसमें कन्वर्ट हो गया, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड में, है ना। तो अब मैंने कहा इसमें 5 कार्बन है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में CO2 का एक मॉलिक्यूल रिलीज हो गया है, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या बन गया है, NADH का एक मॉलिक्यूल बन जाता है, ठीक है, NADH का एक मॉलिक्यूल बन जाता है। अब मैंने कहा ये 5 कार्बन का, सक्सिनाइल को 4 कार्बन का है, कितने कार्बन का, 4 कार्बन का है। इसका मतलब यहाँ पर फिर से CO2 का एक अणु निकला होगा, ये मैंने कहा CO2 का एक मॉलिक्यूल रिलीज हो गया, क्योंकि यहाँ पर 5 कार्बन, यहाँ पर 4 कार्बन, तो एक CO2 का अणु रिलीज हो गया है। साथ ही साथ यहाँ पर, है ना, साथ ही साथ यहाँ पर क्या होता है, NAD+ का रिडक्शन होकर NADH+ में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब NAD+ का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, और इस लाइन में क्या हुआ होगा, यहाँ पर क्या हुआ होगा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है। सक्सिनेट भी 4 कार्बन का है, ठीक है, फ्यूमरेट भी 4 कार्बन का है, मेलेट भी 4 कार्बन का है, और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड भी 4 कार्बन का है। जब सक्सिनाइल को कन्वर्ट होता है सक्सिनेट में, तो यहाँ पर GDP से क्या बन जाएगी, GTP बन जाएगी, और GTP आगे ATP में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पर डायरेक्ट ATP बनी है। इसका मतलब इस स्टेप में सक्सिनाइल को का सक्सिनेट में जब कन्वर्ट होगा तो यहाँ पर डायरेक्ट ATP बनती है। इस डायरेक्ट ATP को क्या बोलते हैं, SLP बोलते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, SLP कहते हैं। इस बात को भी आप ध्यान में रखोगे कि आप कि क्रेब चक्कर में डायरेक्ट ATP यानी कि SLP सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्रियाधार स्तर फॉस्फोरीकरण कितना है, 1 है, कितना है, 1 है। तो SLP लिखूंगा तो कितनी बार होता है क्रेब चक्कर में, SLP 1 बार होता है। अगर आपसे पूछे जब कोई स्टेप में CO2 भी निकले और NAD+ का रिडक्शन होकर NADH में कन्वर्ट हो जाए तो इस स्टेप को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलीकरण, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन यानी कि हिंदी में ऑक्सीकृत विकार्बोक्सिलीकरण, विकार्बोक्सिलीकरण कहते हैं। तो अब ध्यान दें, अपने पास क्रेब चक्कर में आपसे पूछे कि ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन यानी कि ऑक्सीकृत विकार्बोक्सिलीकरण, क्रेब चक्कर में ऑक्सीकृत
विकार्बोक्सिलीकरण कितना होता है क्रेब चक्र में? 2। डायरेक्ट एटीपी कितनी बनती है, कितने स्टेप में बनती है? 1 में, है ना। और साथ ही साथ आपसे पूछे कि क्रेब चक्र में NADH कितना बनता है? 3 बार बनता है। और आपसे पूछे कि FADH2 कितनी बार बनता है? 1 बार बनता है। और डायरेक्ट एटीपी यानी कि GTP बोले या फिर ATP बोले, बात तो एक ही है। डायरेक्ट एटीपी 1 बार बनती है, ठीक है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब एक क्रेब चक्कर में 12 ATP बनती है, 12 ATP बनती है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। कोई आपसे पूछे कि क्रेब चक्कर के 2 लाइनें अपने पास कि अपने पास एक क्रेब साइकिल में कितना एटीपी बनता है? 12 बनता है। अगर आपसे डायरेक्ट पूछे कि क्रेब चक्कर में कितनी एटीपी बनती है, तब आप कहोगे 24। कितना कहोगे? 24। क्यों भाई 24 क्यों बोला? चक्कर तो एक बार ही हो रहा है। बिल्कुल सही बात है, एक बार हो रहा है। बट अपने पास सोचो, पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल थे, है ना। इसके बाद पायरुविक एसिड लिंक रिएक्शन चलती है और एसिटाइल कोए के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। और एसिटाइल कोए के जब 2 मॉलिक्यूल है तो क्रेब चक्कर भी तो 2 बार चलेगा। यस या नो? क्रेब चक्कर भी 2 बार चलता है। इसीलिए मैंने कहा कि आपसे डायरेक्ट पूछे कि क्रेब चक्कर में कितनी एटीपी बनती है? 24। क्यों 24? क्योंकि एसिटाइल कोए के 2 मॉलिक्यूल है, इसलिए क्रेब चक्कर भी 2 बार चलेगा। अगर नाम लेके स्पेशल पूछे कि एक क्रेब चक्कर में कितनी एटीपी बनती है, तो बताओगे आप 12 बनती है। कितनी बनती है? 12 बनती है। ठीक है बच्चों, अब देखो अपने पास क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन वापस क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। अपने पास क्वेश्चन बोल रहा था कि अपने पास कौन सा स्टेप है जहां पर डायरेक्ट एटीपी बनती है? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। वो अपने पास कौन सा हो जाएगा? सक्सिनाइल कोए से सक्सिनिक एसिड हो जाएगा, क्योंकि यहां पर डायरेक्ट क्या बनी थी? एटीपी बनती है। जीडीपी कन्वर्ट हो गई जीटीपी में, और जीटीपी डायरेक्ट आगे एटीपी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। आपसे पूछे कि क्रेब चक्कर का पहला 5 कार्बन कंपाउंड कौन सा है, तो आप बताओगे अल्फा केटो ग्लूटेरिक एसिड है। अगर 4 बोले तो उससे आगे वाला सक्सिनाइल कोए है। इतनी बात आपको ध्यान में रखना है। क्रेब चक्कर को TCA यानी कि सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12 है। अब देखो इसमें पूछा गया कि कौन सा 5 कार्बन यौगिक है। अब देखो, अब नाम ऑप्शन पढ़ो। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है, ये हो गया OAA। दूसरा अपने पास कौन सा है? सिट्रिक एसिड है। सिट्रिक एसिड तो 6 कार्बन का अभी बताया, है ना। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन का है, ठीक है। सक्सिनिक एसिड अपने पास 4 कार्बन का है। अब कौन बच गया? अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। ये ध्यान में रखना है कि 5 कार्बन का यौगिक है क्रेब चक्कर का पहला। क्रेब चक्कर का 5 कार्बन का यौगिक अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड है। अब देखो ये मेरे पास क्या ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है। इसके बारे में भी एक बात याद करनी है कि C4 प्लांट का पादपों का प्रथम स्थायी उत्पाद ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है। इसके साथ साथ आपको याद करना है कि C3 प्लांट का प्रथम स्थायी उत्पाद बच्चों इसका होता है 3PGA। अब आप खुद से पता करोगे इसकी फुल फॉर्म क्या है। C3 का पूछे आपसे फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज 3PGA है, और C4 का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है, जो 4 कार्बन का होता है, ठीक है। और क्रेब चक्र का पहला, ठीक है, 5 कार्बन का यौगिक अपने पास अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड है। अब अल्फा कीटो ग्लूटेरिक कैसे बने था? मैंने अभी बताया था कि आइसोसिट्रेट कन्वर्ट हो जाता है किसमें? अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड में। तो जब इसमें कन्वर्ट होता है ये 6 कार्बन का, ये अपने पास 5 कार्बन का, इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर CO2 मुक्त हो गई है, और साथ ही साथ यहाँ पर NAD+ का रिडक्शन होकर
H+ में कन्वर्ट हो जाता है। जब ये दो बातें एक साथ हो एक ही स्टेप में तो इसे कहते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, यानी कि हिंदी में ऑक्सीकृत विकार्बोक्सिलीकरण कहते हैं। इस बात को भी आप ध्यान रखोगे। इसका मतलब क्रेब चक्र में ऑक्सीकृत विकार्बोक्सिलीकरण कितना होता है? 2 होता है। कितना नंबर है? 2 होता है। ठीक है, अब आगे की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 13 है ना, एट हाउ मेनी प्लेस इन क्रेब साइकिल NADH इज फॉर्म्ड। अब अपने पूछा है कि क्रेब चक्र में कितने स्थानों पर NADH बनता है। अब पहले ही आपको क्लियर हो गया है कि अपने पास कितने स्टेप पे बनता है? 3 स्टेप पे बनता है। कितने? 3 स्टेप पे। आपने डायरेक्ट आंसर बोला 3, अभी पीछे देखा इसलिए बोला कि 3 स्टेप पर NADH बनता। अभी एक तो भी देखा, आइसोसिट्रेट जब कन्वर्ट हो किसमें? अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड में, यहां पर अपने पास एक NADH बनता है ना। दूसरा मैंने कहा अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड कन्वर्ट होगा सक्सिनाइल CoA में, तब एक NADH बन जाता है। और एक लास्ट स्टेप होता है अपने पास मैलिक एसिड, 4 कार्बन का मैलिक एसिड होता है। जब ये कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में, और यहां पर भी क्या बन जाएगा? NADH+ बन जाता है। इसका मतलब NAD का रिडक्शन होगा, NADH बन जाता है। यहां पर भी क्या होगा? अपने पास NAD+ का रिडक्शन होगा और बन जाता है NADH। और यहां पर भी अपने पास ऐसे ही होता है, NAD+ का रिडक्शन होगा और क्या बन जाएगा? NADH+। अब मैंने कहा इस लाइन में क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो यहां पर क्या हो रहा होगा? अपने पास यहां पर क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन। इसका मतलब अपने पास NADH कितना बना क्रेब साइकिल पे? 3। ऑप्शन नंबर इज 3 सही है। ठीक है बच्चों, इतना आपको क्रेब साइकिल के बारे में ध्यान रखना है। फिर मैं कह रहा हूं क्रेब चक्कर में एसिटाइल CoA के 2 मॉलिक्यूल होते हैं, उनका क्या होगा? ऑक्सीडेशन होता है। क्रेब चक्कर को TCA ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड और सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। सिट्रिक एसिड साइकिल क्रेब चक्कर को इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका फर्स्ट कंपाउंड 6 कार्बन का होता है, वो सिट्रिक एसिड होता है, इसलिए इसे सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं। अगर आपसे पूछे क्रेब चक्कर का फर्स्ट कंपाउंड जो 5 कार्बन का है, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। अगर आपसे पूछे क्रेब चक्कर का 4 कार्बन का फर्स्ट कंपाउंड सक्सिनाइल CoA है। क्या है? सक्सिनाइल CoA है। अगर आपसे पूछे कि क्रेब चक्कर में कितनी ATP बनती है? 24। अगर आपसे पूछे एक क्रेब साइकिल में कितनी ATP बनती है? 12 बनती है। और आपसे पूछे कि क्रेब चक्कर में ऑक्सीकृत विकार्बोक्सिलीकरण यानी कि ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलीकरण कितना होता है? 2। कितना होता है? 2 जगह। क्योंकि कब होगा? जब एक साथ एक ही स्टेप में CO2 भी निकल जाए और NADH भी बन जाए, यानी कि NAD+ का रिडक्शन हो और NADH बन जाए, उसे कहते हैं ऑक्सीकृत विकार्बोक्सिलीकरण, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे की ओर अपने पास क्वेश्चन नंबर 15 है। अब मैंने कहा भी ETS इज प्रेजेंट इन, ठीक है, ETS कहां पर होता है? ठीक है, ETS कहां पर होता है? अब देखो, उससे पहले मैंने कहा ग्लाइकोलाइसिस। अब ग्लाइकोलाइसिस कहां पे होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। कहां होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। अगर आपसे पूछे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहां पर होता है? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहां पर होता है? या फिर एल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहां पे होता है? तो अभी साइटोप्लाज्म बताना है। ग्लाइकोलाइसिस कहां होता है? साइटोप्लाज्म बताना है। ठीक है, ये सब अपने कहां बताना है? साइटोप्लाज्म। अब अपने पास क्रेब साइकिल था, एक क्या था? क्रेब साइकिल है। ये कहां पर होता है? तो आप बताओगे माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में होता है। ठीक है, और क्रेब चक्कर में टोटल 8 स्टेप होते हैं जो कहां होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में होते हैं। अपने से पूछा गया ETS कहां पर होता है? अब मैंने कहा स्टोमा में तो नहीं है। स्टोमा में क्या चलेगी? ये बात कर रहे हैं क्लोरोप्लास्ट की स्टोमा, तो यहां पर चलती है बेटा डायरेक्ट रिएक्शन। क्या चलती है? डायरेक्ट रिएक्शन, जिसके थ्रू प्लाज्मा में क्या बनेगा?
ग्लूकोज बनेगा। क्या बनेगा? ग्लूकोज बनता है। परिवहन इन्वर्ट शुगर का होता है, जबकि स्टोर पादपों में स्टार्च का होता है। किसका होता है? स्टार्च का होता है। अब मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब चक्कर होगा, बिल्कुल सही बात है। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में क्या चलेगा? अपने पास क्या चलेगा? यहां पर चलेगा ETS चलेगा। क्या चलेगा? ETS चलेगा। तो ऑप्शन नंबर इज 3 बिल्कुल सही बात है। तो आपसे पूछे कि ETS कहां पर चलता है? माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर चलता है। कहां पर चलता है? आंतरिक झिल्ली पर चलता है। ठीक है, पादपों में स्ट्रोमा होती है। ठीक है, प्लांट के क्लोरोप्लास्ट में, वहां पर डायरेक्ट रिएक्शन चलेगी और डायरेक्ट रिएक्शन से ग्लूकोज बन जाएगा। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर होगा। यह भी ध्यान रखना है साइटोप्लाज्म में क्या क्या चलता है। ग्लूकोज मतलब कि ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन यानी कि ग्लाइकोलाइसिस, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, दोनों के दोनों कहां पर है? साइटोप्लाज्म में है। अब सुनिए क्वेश्चन नंबर 15 है, वन मॉलिक्यूल ऑफ NADH गिव राइज टू, है ना, फिर अपने पास डैश डैश है, मॉलिक्यूल ऑफ ATP विच वन मॉलिक्यूल ऑफ FADH टू गिव मॉलिक्यूल ऑफ ATP। मतलब कि अपने पास एक है NADH है और एक मेरे पास है FADH2 है। अब इनके ऑक्सीडेशन से कितनी ATP बनती है? कितना ATP देगा? ठीक, अभी मैंने क्रेब चक्कर में बताया था कि क्रेब चक्कर में 3 NADH बनता है। क्रेब चक्कर की बात कर रहा हूं बेटा, क्रेब साइकिल की बात कर रहा हूं। क्रेब साइकिल में 3 कितने बनते हैं? NADH बनते हैं और 2 मेरे पास FADH2 बनते हैं और एक GTP यानी कि ATP बनती है। ठीक है, अब मैंने कहा था कि क्रेब चक्कर के एक चक्कर की बात कर रहा हूं, एक चक्कर में कितनी ATP? 12 ATP बनती है। अब वो 12 कैसे बनती है? तो मैंने कहा कि एक NADH 3 ATP देता है। कितनी ATP? 3 ATP देता है और FADH2 2 ATP देता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर अपना 3 ATP NADH, बिल्कुल सही बात, और ये 2 हो जाए। ऑप्शन नंबर इज फर्स्ट राइट है। ऑप्शन नंबर इज फर्स्ट राइट है। ठीक है, एक NADH 3 ATP देगा और एक FADH2 2 ATP देगा। अब मेन बात है कि ATP फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और अपने पास NADH की क्या होती है? यह होती है निकोटिन अमाइड एडिनिन। ठीक है, डाई न्यूक्लियोटाइड है। इसका आपको फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, यानी कि अपने पास निकोटिनेमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड है। तो आप पता करोगे FADH2 की फुल फॉर्म में क्या है। ठीक है बच्चों, एक NADH 3 ATP देता है, एक FADH2 2 ATP देता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखोगे। अब आगे अपने पास है ऑक्सीजन किसकी तरह व्यवहार करता है। ठीक है, ऑक्सीजन किसकी तरह व्यवहार करता है। अब ये क्वेश्चन आप ऑप्शन पढ़ोगे तो पता चलेगा कि किसकी तरह व्यवहार करता है। आपने पढ़ा होगा ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, उसमें आपको ध्यान रखना है कि अपने पास इलेक्ट्रॉन दाता कौन है। ETS की बात करें तो इलेक्ट्रॉन दाता कौन है? वो है NADH है। अगर NADH ऑप्शन में नहीं है तो आप टिक करोगे FADH2। और अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन है? अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही है अपने पास ऑक्सीजन है। और अंतिम हाइड्रोजन ग्राही कौन है ETS में? वो भी अपने पास ऑक्सीजन है। इसका मतलब ये दोनों बातें बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर इज बोथ 1 और 2 है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। टर्मिनल मतलब कि अंतिम हाइड्रोजन एक्सेप्टर, बिल्कुल सही बात है। अंतिम हाइड्रोजन ग्राही अपने पास ऑक्सीजन है, बिल्कुल सही बात है। टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यानी कि अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही इज ऑक्सीजन, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर इज 3 हो जाएगा। ठीक है, ये बात भी अपनी बिल्कुल सही है। अब आगे की ओर अब देखें अपने पास विच टाइप ऑफ फॉस्फोराइलेशन अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया, कि माइटोकॉन्ड्रिया में किस प्रकार का फॉस्फोरीकरण होता है। ठीक है, अब देखिए फॉस्फोरीकरण यानी कि ATP का बनना, ये लिखा हुआ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, यानी कि ये ऑक्सीकृत फॉस्फोरीकरण है। ये नाम है अपने पास ETS है और ETS कहाँ चलता है? माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक भित्ति पर चलता है।
सॉरी आंतरिक झिल्ली पर चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन आंतरिक झिल्ली पर चलता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा मैंने कहा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन SLP है, याद आया बच्चों SLP, श्वसनीय क्रियाधार, अपने पास क्रियाधार स्तर फॉस्फोराइलेशन है, फॉस्फोरिलीकरण है। तो अपनों ने कहा था क्रेब चक्र में चलता है, और ये तो एक बार होता है, यानी कि ये बात किसकी कर रहा है, क्रेब चक्र की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, क्रेब चक्र की। और क्रेब चक्र कहां चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में होता है, मैट्रिक्स में होता है, बिल्कुल सही बात है। और ये अपने पास फॉस्फोराइलेशन है, ठीक है। तो अपने पास कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 हो जाएगा। फॉस्फोराइलेशन बोला है, ये चलती है क्लोरोप्लास्ट में, कहां चलती है, क्लोरोप्लास्ट में चलती है, ठीक है। अपने पास ये पूरा नाम नहीं लिखा है, फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन कहां चलेगी, क्लोरोप्लास्ट में चलेगी, ठीक है बच्चों। अपने पास ETS कहां चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर। और क्रेब चक्र कहां चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक में चलेगा, मैट्रिक्स में चलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में। अब देखो ETS स्कोर क्या कह सकते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कह सकते हैं। और सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन किससे संबंध है, इसका संबंध है क्रेब चक्कर से, और क्रेब चक्कर तो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में चलता है, ठीक है बच्चों। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अब आगे की ओर अपने पास 18 नंबर क्वेश्चन है कि रेस्पिरेटरी पाथवे इज द बेस्ट डिफाइंड एज, मतलब कि श्वसन मार्ग है ना, श्वसनीय मार्ग को और अपने क्या कह सकते हैं। अब देखो मैंने कहा श्वसन चलता है ना, पाथवे है, तो पाथवे अपने पास रेस्पिरेटरी पाथवे यानी कि ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब चक्कर है, उनमें बहुत सारी चीजें बनी हैं और बहुत सारी चीजें टूटी भी है ना। तो अपने क्या कहेंगे, बनना और टूटना दोनों चीजें जब एक साथ हो तो उसे बोलते हैं एम्फीबोलिक। तो अपने पास ये कौन सा पाथवे हो जाएगा, एम्फीबोलिक पाथवे हो जाए। क्यों भाई, ऐसा क्यों बोला, इसका रीजन है कि जब पाथवे चला होगा तो बहुत सारी चीजें टूटी होगी और बहुत सारी चीजें बनी होगी, मतलब कि दोनों चीजें एक साथ चल रही थी, टूट भी रही थी, बन भी रही थी। जब ये दोनों हो तो अपने क्या यूज करते हैं, एम्फी शब्द लगाते हैं। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, एम्फीबोलिक पाथवे हो जाएगा। ये तो अपने पास क्या है, श्वसनीय पाथवे है, क्या है, श्वसनीय पाथवे है, श्वसन पाथवे है। ये तो मैंने कहा श्वसनीय पाथवे है, ठीक है। वो कैसा है, एम्फीबोलिक यानी कि उभयधर्मी है, उभयधर्मी मार्ग है। अगर आपसे पूछे कि श्वसन प्रक्रिया कैसी है, श्वसन प्रक्रिया कैसी है, श्वसन प्रक्रिया तो अपने पास कैटाबोलिक है, कैटाबोलिक है, इस बात का भी ध्यान रखना है। मार्ग तो उभयधर्मी है और प्रक्रिया कैसी है, कैटाबोलिक है, कैसी है, कैटाबोलिक है, ठीक है बच्चों। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आया होगा। अपने और भी क्वेश्चन करेंगे, तो इसलिए आप NCA के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को और भी अच्छे तरीके से करिएगा, ठीक।